हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या जोन में। दोस्तों, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है 21 मई को और आज है संडे। और संडे को RWA के प्लेटफॉर्म पर वीकली मॉक टेस्ट आता है यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित इस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 100 प्रश्नों का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट से जो RWA का वीकली मॉक टेस्ट हुआ है। ठीक है, उसके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ पर ये मॉक टेस्ट लगा लिया होगा और अपने आंसर आप अब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 5 अप्रैल है आज संडे का। इस मॉक टेस्ट को आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, ये रहा मॉक टेस्ट आपका यूपी लेखपाल मॉक 5 अप्रैल 2026। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, तो भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। देखिए, भारत का कोई भी राज्य हो, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है आपका, ठीक है, राष्ट्रपति के पास है क्या, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल 164 के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 164 के तहत। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, वाकाटक वंश की अगर हम बात करें तो वाकाटक वंश की जो स्थापना की थी वो दक्षिण में दक्कन में की गई थी। यानी इसमें जो क्षेत्र आता था वो महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश का आता था। ठीक है, 250 ईस्वी में इसकी स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में जो प्रवर सेन दिया हुआ है वो विंध्य शक्ति का पुत्र था। और जो प्रतापी शासक हुआ है वाकाटक वंश का, ये शक्तिशाली शासक हुआ है, तो उनमें से एक है प्रवर सेन फर्स्ट। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी। ठीक है, तो 42वां, 43वां, 60वां या 61वां। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में मतदान की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल है यहाँ पर, लोरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है। कीमत लोच, आर्थिक विकास, ठीक है, आपका आय, असमानता, बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोरेंज वक्र के द्वारा जो मापा जाता है वो आय और धन के वितरण की असमानता को मापा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। अगला है, चोल वंश अपने नौसैनिक अभियानों के लिए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। देखिए, चोल वंश की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में ये प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल वंश, और इसने जो अपने सैन्य अभियान किए हैं वो अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया या पूर्वी अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो चोल वंश था आपका वो दक्षिण भारत में, और ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी विस्तारित था। और बंगाल की खाड़ी के इधर कौन से देश आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जहाँ पर इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया आदि देश, थाईलैंड आदि, वो सब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, और चोल वंश में बंगाल की खाड़ी को चोल झील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चोल झील के नाम से इसको फेमस कर दिया गया था। और चोल वंश के जो राजा थे, राजराज प्रथम, उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, और राजेंद्र प्रथम ने इंडोनेशिया तक पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसका आंसर बी हो गया है 5वें का। छठा प्रश्न देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों की बात हो रही है, कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, पीएम की नियुक्ति, एक साधारण बिल वापस करना, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, या लोकसभा को भंग करना, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल की शक्ति होती है, ना कि राष्ट्रपति की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी पीएम की नियुक्ति, एक साधारण बिल वापस करना या लोकसभा को भंग करना, ये सभी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 7, किसने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार पटेल, शौकत अली, लाल बहादुर शास्त्री जी, बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और अवध किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो डी आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा को भंग करने का अधिकार देता है। देखिए, राष्ट्रपति को राज्यसभा भंग करने का अधिकार देता है, ऐसा तो कोई अनुच्छेद है ही नहीं,
क्योंकि राज्यसभा क्या है हमारा, राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था ये। यहाँ पर हम कोई ना कोई सा आर्टिकल इसमें से लगा देते, क्योंकि हमें 83, 84, 85 और 90 इनमें से भी कोई श्योर याद नहीं होता है जनरली, आमतौर पर अगर बात करें तो आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये प्रावधान भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 में है कि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता है। 9th है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण रणनीति के आधार के रूप में प्रयुक्त मॉडल है। तो कौन सा मॉडल है आपका, औद्योगिकीकरण रणनीति के आधार के रूप में प्रयुक्त मॉडल कौन सा है, महलनोबिस मॉडल, लुईस मॉडल, सोलो विकास मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो हेरोल्ड डोमर मॉडल आएगा, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपका पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां प्रश्न, मराठा राज्य के पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, राजाराम, बाजीराव फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो मराठा राज्य के जो पहले पेशवा थे वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या है, 1991 में सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य क्या था। देखिए, 1991 में जो सीमा शुल्क में कमी की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, केवल राजस्व में वृद्धि करना, निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण करना, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका 1991 ईस्वी में सीमा शुल्क में कमी की गई थी, इसका जो उद्देश्य था वो था निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण करना। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका आयात प्रतिस्थापन 12वां प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार का वन पाया जाता है। देखिएगा, अंडमान द्वीप समूह जो है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शांत पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, कांटों का वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मौसम होता है वो गर्म और आर्द्र जलवायु होती है वहाँ पर, और इसी कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका डी करेक्ट होगा। अगला है आपका नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में कमी पर क्या होता है, कमी होने पर क्या होता है, ब्याज दरों में वृद्धि होती है, मुद्रा आपूर्ति में कमी होती है, ऋण का संकुचन होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब CRR कम होता है, कैश रिजर्व रेशियो, तो क्या होता है, बैंकों के उधार योग्य संसाधनों में वृद्धि होती है। ठीक है, बैंकों के उधार योग्य संसाधनों में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन बैंक्स लैंडेबल रिसोर्सेज। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब यह है कि बैंक उधार देने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाती है एक तरह से। अगला सवाल है, 14वां प्रश्न है, माल और सेवा कर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था। देखिए, GST लाया गया 2016 के अधिनियम से, 2017 में ये लागू हुआ था। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था, तो 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का निजीकरण, प्रत्यक्ष करों में कमी, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कराधान के साथ एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण, या फिर डी ऑप्शन में है यहाँ पर कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो GST का जो आपका इसका उद्देश्य था, इसका प्रभाव क्या था, जो डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कराधान के साथ एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की दिशा में उठाया गया कदम था भारत सरकार के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 25 में खाना खाया 25 में पानी पिया, 26 में, ठीक है, पानी पिया, और 26 में यहाँ पर खाना खाया। खानवा का युद्ध 1526 में हुआ था, 1500 आपका 26 में हुआ था। पानीपत का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पर बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये ए ऑप्शन यहाँ पर। फिर चंदेरी का होता है 28 में, ठीक है, घाघरा में 1529 में होता है घाघरा का, ठीक है, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है। देखिए, अधातु खनिज पूछ रहा है, ना कि धातु खनिज। देखिए, बॉक्साइट भी धातु है, एल्युमिनियम का खनिज है, ये तो बॉक्साइट नहीं होगा। मैग्नीशियम भी नहीं होगा, मैग्नीशियम भी धातु है।
धातु खनिज की बात चल रही है यहाँ पर। मैग्नीज भी आपका धातु खनिज में आएगा, लेकिन जो जिप्सम होता है ये अधात्विक खनिज होता है जिप्सम। हालांकि इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम CaSO4 × 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भारत का वह कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें महिला अनुपात पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है? देखिए, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है महिला लिंग अनुपात है पुरुषों की अपेक्षा, वो 1037 या फिर 1037-38 माना जाता है, पुदुचेरी का है। ठीक है, पुदुचेरी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइए। चिल्का झील, वुलर झील, डल झील या पुलिकट झील? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है आपकी? ठीक है, वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय संघवाद की, इंडियन फेडरलिज्म की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है। अगला है 20वां प्रश्न, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है यहाँ पर? सिडनी, कैनबरा, पर्थ या मेलबर्न? तो कैनबरा है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। 21वां प्रश्न है, हाल ही में भव्य भारत भूषण पुरस्कार का उद्घाटन किसने किया है? तो भव्य भारत भूषण पुरस्कार का जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, राजनाथ सिंह, सदगुरु जग्गी वासुदेव, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोयम्बटूर में इसका भव्य भारत भूषण पुरस्कार का उद्घाटन जो है किया गया है सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अगला है, हाल ही में किस देश ने होर्मुज जलडमरू को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ईरान इजराइल युद्ध के चलते ईरान ने यहाँ पर होर्मुज जलडमरू को बंद करने की घोषणा की है। तो ईरान यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? राम बहादुर राय, कुलदीप नैयर, विजय गोयल, अशोक मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो विजय गोयल के द्वारा, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, इनके द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है। और ठीक है, हाँ, और हाल ही में किसके द्वारा ये लिखित है? ठीक है, ये आपका विजय गोयल जी के द्वारा लिखित है और इसका विमोचन जो किया है वो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने किया है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें 2026 का महिला एकल का खिताब जो जीता है वो ईगा स्विटेक, आर्यना साबालेंका, कोको गॉफ, एलेना रैबाकिना। ठीक है, तो यहाँ पर एलेना रैबाकिना ने एक खिताब जीता है। और पुरुष एकल की बात करें तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस अलकराज ने। 25वां प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो रघु प्रसाद, जफर इकबाल, बलबीर सिंह, सरदार सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है ये यहाँ पर जफर इकबाल जी को किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1980 की जो मास्को ओलंपिक थी, मास्को ओलंपिक का जो मैच था, ठीक है, वहाँ पर हमारी टीम जो है स्वर्ण पदक विजेता बनी थी और उसी टीम के एक मेंबर थे जफर इकबाल जी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी और यहाँ पर मटियार मिट्टी, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कटाव जो होगा मिट्टी का वो रेतीली मिट्टी में होगा। ठीक है, बालू वाली मिट्टी में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सैंडी मिट्टी, सैंडी सॉइल। अगला है, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च परियोजना निदेशालय कब और कहाँ बना है? तो यहाँ पर देखिएगा, हैदराबाद 1988, 2009 भरतपुर, 1977 हैदराबाद, 1989 मोदीपुरम मेरठ। तो ये जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च परियोजना निदेशालय ये 1988 में हैदराबाद में। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अगला है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है? तो कन्या विद्याधन योजना की अगर बात की जाए तो 30,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। अगला है, मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी की? ठीक है, ये रूपरेखा किसने जारी की थी? तो
तो ये 2016 में, ठीक है, 2016 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने जारी की थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017? ठीक है, 15 मई की तिथि दी हुई है, तो 2015 में की गई थी। ये स्वच्छ भारत योजना का ही एक यहाँ पर पार्ट था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। सुपरबग का क्या अर्थ है? एक बड़ा कीड़ा, कंप्यूटर वायरस, ऐसे जीवाणु जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं, अंतरिक्ष से आया जीव, इनमें से कोई नहीं। तो सुपरबग का जो अर्थ होता है वो बैक्टीरिया दैट हैव बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ऐसे जीवाणु जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं, प्रतिरोधी हो चुके हैं। 32वां प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर को भारत में किस अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है? देखिए, डिजिटली जो साइंड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका कोई भी एडमिट कार्ड होता है आपकी परीक्षा का, ठीक है, तो वो डिजिटली साइंड होता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर को जो मान्यता मिली है वो किस अधिनियम से मिली है? तो वो आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा मिली हुई है, इसकी धारा 5 के तहत। अगला सवाल, 33वां प्रश्न है, भारत का चिनूक हेलीकॉप्टर किस काम आता है? ठीक है, तो जासूसी करने के लिए, वीआईपी यात्रा के लिए, भारी वजन उठाने और परिवहन के लिए जैसे तोपे और वाहन आदि, समुद्र में गश्त के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, चिनूक, ये भारी वजन उठाने के लिए जो है काम आता है, तोपे और वाहन आदियों को उठाने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे या लेजर? तो यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोवेव्स का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज के समथिंग होती है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। अगला है आपका क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र जो पौधों की वृद्धि को मापता है, इसका आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन। ऑप्शन में है सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे, मेघनाथ साहा, इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश चंद्र बोस जी ने इसका क्रेस्कोग्राफ का यहाँ पर आविष्कार किया था। 36वां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं पर प्रथम विश्व सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्राकृतिक आपदाओं पर विश्व सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये योकोहामा जापान में 1994 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, एनसीएपी के अंतर्गत वायु प्रदूषण कम करने का लक्ष्य किस अवधि तक बढ़ाया गया है? ठीक है, तो 2024, 2025, 2026 या 2030 या इनमें से कोई नहीं। तो 2025-26 तक के लिए ये बढ़ाया गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2025। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति जनित आपदा है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, भूकंप ही प्राकृतिक आपदा है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 है, राज्य कार्यकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, राज्य कार्यकारी समिति के प्राथमिक उद्देश्य की बात हो रही है। राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय और निगरानी, केवल आपदा मोचन कार्य, केवल वित्तीय सहायता का वितरण, केवल स्थानीय निकाय का प्रशिक्षण। तो देखिए, केवल जहां पर आ रहा है वो यहाँ पर नहीं होगा। राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय और निगरानी, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा इसका। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2009, 2010, 2011, 2010। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, ठीक है, अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जो 2023 की रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें जो फॉरेस्ट कवर है भारत का वो 21.76 है, और यहाँ पर जो ट्री कवर है वो 3.41 है, ठीक है, 3.41% है, ठीक है, ये परसेंटेज में है। जब इसको टोटल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुल वन एवं वृक्ष आवरण पूछा है, तो आपका आएगा 25.17%। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25.17%। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा किस तिथि को की जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है। ठीक है, अलग अलग। भारत में चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। ठीक है, 1952, 1972, 1992, 2002। तो चीता को जो विलुप्त घोषित किया गया था भारत में वो 1952 में किया गया था। और अब भारत में चीता को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और सबसे पहले जो चीते लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर लाए गए थे। अगला है, धुंध एवं वायु प्रदूषण किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मानव निर्मित आपदा, भूगर्भीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, जैविक आपदा, इनमें से कोई नहीं। धुंध और वायु प्रदूषण, देखिए ये मानव निर्मित आपदा में आते हैं, क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण ही यहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, इसीलिए इसको मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला सवाल है, एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र ADRC की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र की, ठीक है, 1998 में कोबे जापान में हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है 46। अब देखिएगा 10 प्रश्न ये आपके यहाँ पर DI के हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं सीधा। दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा टाइप P वाहनों का उत्पादन उन वर्षों में इस प्रकार के वाहनों के औसत उत्पादन से कितने वर्षों में अधिक था। तो यहाँ पर हम जो P वाहन है आपका, टाइप P वाहन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, P का, और यहाँ पर उन वर्षों में इस प्रकार के वाहनों के औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो P टाइप के वाहन देखो, इन सबका टोटल करो और यहाँ पर उस साल में, ठीक है, जो टोटल वाहनों का उत्पादन हुआ है, ठीक है, उनका हम टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका, ठीक है, आंसर यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, 3 सालों में ऐसा मिलेगा जहाँ पर जो है अधिक आया है। ठीक है, 3 साल ऐसे मिलेंगे जहाँ पर जो आपका उन वर्षों में इस प्रकार के वाहनों के औसत उत्पादन से कितने वर्षों से अधिक थे। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना आप, 3 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर। ठीक है, पूछ रहा है वर्ष 2010 से 2011 तक क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत कमी आई है। ठीक है, तो 2010 से 2011 के बीच में कितने % कमी आई है। तो क्यू वाहनों का देखो 2010 में कितना था, 2010 में क्यू वाहनों का 125 था। ठीक है, और 2011 में कितना है, 2010 में कितना था, 2010 में 150 था और 2011 में आपका 125 हो गया है। ठीक है, 2011 में 125 हो गया है। तो कमी कितनी आई है। ठीक है, कमी कितनी आई है ये बताइएगा आप। कमी आई है 25 की। ठीक है, किस पर आई है, 150 पर। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका 16.7 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, 48 पर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ पर स्क्रीन पर संभव नहीं है। ठीक है, तो आप बस समझ लीजिएगा 2009 और 2011 में टाइप P वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप Q के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम 2009 और 2011 में जो टाइप P वाहनों का कुल उत्पादन है उनको जोड़ेंगे और 2010 और 2014 के Q वालों को जोड़ेंगे। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 2010 और जो Q वालों को नीचे रखेंगे और P वाले को ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका यहाँ पर परसेंटेज निकल करके आ जाएगा 80। ठीक है, 80 आंसर यहाँ पर C आंसर आ जाएगा। 49 देखिएगा, 49 का आंसर यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 48:41 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। आपका 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, यहाँ पर इसका आंसर 2010 में Q टाइप वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप P के उत्पादन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 2010 के Q वाले को ऊपर रखेंगे, 2014 के P वाले को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54.5। C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रांड है यहाँ पर, जैसे नेक्सस, सोनी, सैमसंग, मोटो जी और HT करके कुछ है। ठीक है, और स्टोर है ABCDE, 5 स्टोर है यहाँ पर। ये ब्रांड जो है यहाँ पर उत्पादित किए गए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि स्टोर D द्वारा बेचे गए सैमसंग ब्रांड के मोबाइल फ़ोनों की संख्या स्टोर A द्वारा बेचे गए इसी ब्रांड के फ़ोनों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो सैमसंग ब्रांड को देखो, यहाँ पर 1450 है ए के द्वारा, ठीक है 1450, ठीक है ए के द्वारा 1450 है। और यहाँ पर स्टोर डी के द्वारा कितने हैं, ठीक है डी के द्वारा है यहाँ पर 1820, ठीक है 1450 में से 1820 को यहाँ पर 1820 में से 1450 को घटाएंगे और पूछ रहा है कि ए द्वारा बेचे गए इसी ब्रांड के फ़ोनों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 1450 नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 20%, ठीक है 20 आ जाएगा। अगला सवाल है 52वां में पूछ रहा है स्टोर बी सी डी को मिलाकर इनके द्वारा बेचे गए HTC ब्रांड के फ़ोनों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। तो औसत संख्या यहाँ पर जो आएगी वो 1716.67% आएगी। BCD के आप तीनों को जोड़ना, 3 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। HTC वाले, ठीक है तीनों को जोड़ना, बी में 1820, 1840 और 1490, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग करेंगे, 1716.67 आ जाएगा। 53वां प्रश्न है स्टोर सी द्वारा बेचे गए सोनी ब्रांड के फ़ोनों की संख्या सभी स्टोरों को मिलाकर बेचे गए सोनी ब्रांड के फ़ोनों की संख्या का लगभग कितने % है। तो स्टोर सी के द्वारा सोनी के ब्रांड कितने बेचे गए हैं, देखिएगा यहाँ पर स्टोर सी के द्वारा सोनी के ब्रांड बेचे गए हैं यहाँ पर 1690, ठीक है 1690 के आप ऊपर रखेंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे, 1240, 1100, 1690, 1650, 1460, ठीक है सबको जोड़ेंगे जब यहाँ पर आप ठीक है जब यहाँ पर आप सबको जोड़ेंगे तो आएगा 7140, ठीक है। फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना निकल करके आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है यहाँ पर 23.67, ठीक है 23.67 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। स्टोर ए एवं ई के द्वारा बेचे गए नेक्सस ब्रांड के मोबाइल फ़ोनों की संख्या एवं इन्हीं स्टोरों द्वारा बेचे गए सैमसंग ब्रांड के मोबाइल फ़ोनों की संख्या के मध्य क्या अंतर है। तो अंतर निकालना है, यहाँ पर आप इजीली निकाल लेंगे, अंतर आएगा 290। अगला सवाल है 55वां, लास्ट क्वेश्चन है DI का। स्टोर बी और सी द्वारा बेचे गए HTC ब्रांड के मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या एवं इन्हीं स्टोरों के द्वारा बेचे गए मोटो जी मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक है। तो कुल संख्या के और बी और सी के बीच का अनुपात बताना है हमें, तो जोड़ेंगे तो 183:151 आ जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी पर आते हैं। शीला अति विनम्र लड़की है, वाक्य में अति शब्द, ठीक है अति शब्द क्या है, अति जो है ना विनम्र की भी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, क्योंकि विनम्र विशेषण है, क्योंकि लड़की की विशेषता बता रहा है, अतः प्रविशेषण हो जाएगा, यह ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है, ठीक है। तो अपना जो है यहाँ पर ये नाम धातु क्रिया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा प्रकार है, नाम धातु क्रिया है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पर आपका कारणवाचक अव्यय है, क्योंकि ठीक है वह अंधा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि वह लाचार है, इसका कारण क्या है, वह अंधा है, ठीक है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है, सौदामिनी विद्युत का पर्यायवाची है, बिजली का। आदि का विलोम अंत है, तो अथ का विलोम क्या होता है, इति। अगला है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, ठीक है। तो इसको देखेंगे एक बार, शब्द युग्म और अर्थभेद पूछ रहा है, और दूसरा तथा, ठीक है तो ये तो सही नहीं है। उरु हृदय नदी, ये भी नहीं है। इत्र इत्र का मतलब होता है अलग, इत्र, ठीक है ये भी नहीं है। अपरा अपार, दूसरी जिसे पार ना किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ये इनके ऑप्शंस जो है सही से सेट नहीं हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो इसका आंसर हम उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, ठीक है। खूंटी का बहुवचन होगा खूंटियाँ, ठीक है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, खूंटियाँ। 63वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग होता है, अधिसूचना का, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है सत्सई, ठीक है सत्सई नहीं है। राजगृह में तत्पुरुष समास है, तो ये भी नहीं है। चतुर्भुज भी नहीं है, और श्याम सुंदर, ठीक है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 है, निराधार रेखांकित शब्द समूह बताइए, ठीक है। तो जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं। बड़ा डेटा की प्रसिद्ध अवधारणा, बिग डेटा की प्रसिद्ध अवधारणा 3V, ठीक है 3V में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए जो 3V है इसमें कौन सा शामिल नहीं है,
वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वैरायटी है, वोल्टेज इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। वोल्टेज इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मैचिंग वाला है, जॉन मैककार्थी, ठीक है। देखिए जॉन मैककार्थी का संबंध किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जॉन मैककार्थी का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा 4, और पहले का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर आपका ए हो गया है, ठीक है। बाकी को सब आप बाकी सबको देख लीजिएगा। एलन ट्यूरिंग ट्यूरिंग टेस्ट से संबंधित है, आर्थर सैमुअल मशीन लर्निंग से, और जोसेफ वेज़बॉम ये आपका एलिजा से संबंधित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी मापन की निम्नलिखित इकाइयाँ, निम्नतम से उच्चतम का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी हम जो पढ़ते हैं वो बिट पढ़ते हैं, उसके बाद बाइट पढ़ते हैं, ठीक है। बाइट के बाद किलोबाइट, ठीक है। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद टेराबाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद, ठीक है, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, ठीक है। इन सब में योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। और एक MB, एक GB में जो होता है वो आपका 1024 MB होता है, एक MB में 1024 KB होता है, एक KB में 1024 बाइट होता है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है 1024 के मल्टीप्लायर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा FEDCB, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है MQTT किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो MQTT की अगर हम बात करें तो लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के संबंध में गलत कथन की हमें पहचान करनी है, ठीक है। गलत कथन की पहचान करनी है तो देखिएगा फेसबुक ISP का एक उदाहरण है। क्या फेसबुक एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है? बताइएगा आप। तो फेसबुक एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ए ही ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सब तीनों सही हैं, एक बार देख लेना। अगला है MS वर्ड में आप किस टैब के अंतर्गत प्रीव्यू रिजल्ट पाते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड में जो प्रीव्यू रिजल्ट मिलता है हमें वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है, मेलिंग्स में मिलता है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, ठीक है। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल कौन सी होती है? ई टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग, ई कॉलिंग, ठीक है। तो इंटरनेट टेलीफोनी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। साइबर सुरक्षा और डेटा तकनीकों के संबंध में सही सूची पर हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिएगा यहाँ पर सलामी स्लाइसिंग, बॉटनेट अटैक, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, वेंडलिज्म, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टेगनोग्राफी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिएगा जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, किसी व्यक्ति की जानकारी चुराना, ठीक है। थेफ्ट का मतलब चोरी से है, तो डी का यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, किसी व्यक्ति की जानकारी चुराना। डी का फर्स्ट आपका एक तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है, ठीक है। जब ऑप्शन डी को आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सलामी स्लाइसिंग होता है, ठीक है। सलामी स्लाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपका किसी वेबसाइट डिजिटल संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या खराब करने से संबंधित होता है सलामी स्लाइसिंग, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 आपका किस में है? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी सबको आप देख लेना, ठीक है, मैच कर लेना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। 74 क्या है? IMPS, नेफ्ट, RTGS, USSD, ठीक है। देखिए IMPS की अगर हम बात करें तो क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रात 11:45 बजे ऐप के माध्यम से भेजी गई फीस कुछ ही सेकंड में प्राप्त हुई, ठीक है। तो कुछ ही सेकंड में ये प्राप्त हो जाती है कोई भी आपकी धनराशि, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत। तो ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 आपका ए में है और सी में है। नेफ्ट, नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, लेन देन बेचों में समूह में संसाधित हुआ देरी के बाद खाते में जमा, ठीक है, कुछ देरी के बाद यहाँ पर ये अमाउंट खाते में आता है, तो बी का 2 हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का 2 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। RTGS की अगर हम बात करें तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है, बड़ा भुगतान उच्च प्राथमिकता के साथ संसाधित किया गया, इसका मतलब होता है। USSD क्या है? देखिए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री यहाँ पर सर्विस डेटा, तो यहाँ पर बिना इंटरनेट के *99# डायल करके पैसे भेजे जा सकते हैं, ठीक है, भीम UPI के माध्यम से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा। 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैकेट हानि के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए पैकेट लॉस के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पैकेट लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
एक बार, ठीक है। पैकेट लॉस उस स्थिति को दर्शाता है जब कुछ डेटा पैकेट नेटवर्क में प्रेषित ही नहीं किए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, प्रेषित किए जाते हैं तभी तो दिखाया जाएगा। ईमेल बीसीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। बीसीसी का मतलब होता है आपका ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ईमेल बीसीसी में क्या होता है, जब एक बड़े लेवल पर ईमेल किए जाते हैं तो गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, बीसीसी फील्ड में डाला गया पता फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो बीसीसी फील्ड में कोई भी अगर एड्रेस डाला जाएगा तो वो फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा मतलब। बाकी तीनों सही हैं, देख लेना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, इसका तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ था, ये देखिएगा। के मीन्स एल्गोरिथम का मतलब क्या है, यहाँ पर उपयोग किस लिए होता है, ठीक है। के मीन्स एल्गोरिथम का जो उपयोग होता है वो क्लस्टरिंग के लिए होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन द यूआरएल, ठीक है, ये कोई यूआरएल है जैसे HTTPS ये आपका //www.computerorganization.com, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कौन सा भाग वेबसाइट को संदर्भित करता है, ठीक है। वेबसाइट इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो वेबसाइट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, .com, ये वेबसाइट होती है, ठीक है। ये वेबसाइट होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में आपको फुल स्क्रीन पर स्विच किए बिना पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड शो चलाने की सुविधा देता है, ठीक है। कौन देता है यहाँ पर, रीडिंग व्यू, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग व्यू। अगला सवाल है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ENIAC का विस्तारित रूप है, ठीक है। ENIAC का विस्तारित रूप कौन सा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। ये क्या था, 1946 में जॉन मोस्ली और जे प्रिस्पर के द्वारा जो है यहाँ पर बनाया गया फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 81 है यहाँ पर, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो GPO लखनऊ, जनरल पोस्ट ऑफिस लखनऊ। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। देखिए यहाँ पर दारुन की अगर हम बात करें तो ये बंगाल का है, ठीक है। तो दारुन नहीं है। करुणा ये महाराष्ट्र का है, ये भी नहीं है। ध्रुपद ये मध्य प्रदेश और बिहार का है, ये भी नहीं है। तो बिरहा, चेती, ढोला ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध ददरी मेला किस जनपद में लगता है, ठीक है। ददरी मेला जो लगता है वो आपका बलिया में लगता है, ठीक है। बलिया में लगता है ददरी मेला। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए बिजनौर भी नहीं है, बलरामपुर भी नहीं है, श्रावस्ती भी नहीं है, चित्रकूट भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बांसुरी जो है वो पीलीभीत में जो है यहाँ पर ज़्यादा निर्मित होती है। लगभग 90% बांसुरी भारत में पीलीभीत में बनाई जाती है, ठीक है। और पीलीभीत को बांसुरी का शहर भी कहा जाता है, इसीलिए जैसे अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेलों से संबंधित है। देखिए बटेश्वर में पशु मेला लगता है, तो सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। देवा मेला बाराबंकी में लगता है, तो डी का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और माघ मेला प्रयागराज में लगता है और झूला मेला वृंदावन में लगता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला सवाल क्या है 86। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के जिले में अवस्थित है, ठीक है। किस जिले में है ग्रीन पार्क, कानपुर में है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पर चित्रकूट भी करता है, महोबा भी करता है, बलिया नहीं करता है, ठीक है। बलिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ललितपुर आपका ललितपुर केवल झांसी के साथ सीमा साझा करता है, आंसर आपका ललितपुर ही हो जाएगा, ठीक है। सहारनपुर शामली और मुजफ्फरनगर के साथ करता है। सोनभद्र मिर्ज़ापुर और जो है यहाँ पर आपका एक ज़िले के साथ और करता है, मिर्ज़ापुर और यहाँ पर शायद प्रयागराज, ठीक है। तो ललितपुर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के दौरान होने वाली वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है। तो ये आपकी पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है।
जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के, ठीक है, किस जिले में है? ठीक है, तो ये भी बलिया में है, सुरहाताल भी कहते हैं इसको, सुरहाताल पक्षी अभयारण्य भी इसको कहा जाता है विहार। तो ये बलिया में है, तो बलिया ऑप्शन में नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर में है, बिल्कुल ठीक है। लाख बहुशी अभयारण्य कन्नौज में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है, तो बलरामपुर नहीं होगा, लखीमपुर खीरी होगा, लखीमपुर खीरी, ठीक है। कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र में है, ये भी बिल्कुल ठीक है, आंसर सी हो गया है। उत्तर प्रदेश की किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? ठीक है, राप्ती नदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 11 रामसर साइट है, और कौन सी है इनमें से? सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, इसको कीमठ झील भी कहा जाता है, ठीक है, कीमठ झील भी इसको कहा जाता है। आगरा में, ये कहाँ पर है? आगरा आगरा में है। अगला सवाल है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न भंडारण से संबंधित प्रमुख संस्थाओं में शामिल नहीं है? तो देखिए, FCI भी है, SWC भी है, CWBC भी है, FDI यहाँ पर नहीं है। 96 से निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल नहीं है? ठीक है, तो देखिए, आलू गेहूँ तो है, चावल भी है, मक्का भी है, चना भी है, चावल बाजरा मक्का भी है, ठीक है, बाजरा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा आप, बाजरा, मसूर और अरहर, ठीक है, ये तीनों नहीं है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था अलीगढ़, आंसर हो जाएगा अलीगढ़। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित है? ठीक है, तो एटा के पटियाली में इनका जन्म हुआ था, अब ये कासगंज में आ गया, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी, आगरा से इलाहाबाद, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया है? तो 1955-56 के बीच में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे चंद्रशेखर जी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया था, ठीक है। बाद में 1964 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद जनता पार्टी भी ज्वाइन की थी, ठीक है। चलिए, तो 100 प्रश्न आपके यहाँ पर एंड हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे अगली बार जो है थोड़ा टाइम से पहले थोड़ा जल्दी लेकर के आया जाए सॉल्यूशन को, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा UPSI में हमारे शॉर्ट नोट से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। आप जो है यहाँ पर विद्या_जोन, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट में लिंक भी पिन करा दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। एंड करते हैं वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।